So here you are. We were discussing there is always a cash lag in the business. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एज ए बिजनेसमैन को आपको समझना चाहिए कि आपके बिजनेस में हमेशा कैश लैग रहेगा, यानी आप स्पेंडिंग पहले करेंगे और कैश आपके पास बाद में आएगा. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपको कैश मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं, तो कंपनीज का कैश रेवेन्यू ग्रोथ में शॉर्ट होता है. कोई कोई अगर उनके यहाँ कैपिटल प्रोजेक्ट हो रहा है तो कैश उसमें शॉर्ट होता है. तो इसलिए आप कैश मैनेजमेंट, जिसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जॉब ऑफ सीईओ एंड फाइनेंस मैनेजर. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके गुड. तो इस पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बिजनेस को समझने की जरूरत होती है कि बिजनेस के अंदर जब आप प्रॉफिटेबल हैं, यानी बाद औक़ात इंजीनियर्स या वो लोग जो फाइनेंस से मुतल्लिक नहीं होते वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है, देन व्हाई कैश इज शॉर्ट. कैश इसलिए शॉर्ट होता है कि आपका वो कैश, एक तो आपका टाइम लैग है कैश जहाँ पे आप स्पेंडिंग करते हैं, और फिर कस्टमर आपको वापस जो कैश बैक करते हैं उसके अंदर टाइम लैग है. वो 2 से 3 महीने का हो सकता है, 8 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है कैश लैग. कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर कैश पहले आ जाता है, जैसे एयरलाइन है. एयरलाइन में टिकट आप एडवांस में बुकिंग करते हैं तो इसलिए एयरलाइन के पास कैश पहले आ जाता है. टाइम लैग इसलिए होता है कि आप अपना रॉ मटेरियल पहले खरीदते हैं, अपने मजदूरों को वेजेस देते हैं, मैनेजर्स को सैलरीज देते हैं, यूटिलिटी के बिल्स देते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं. ये सब पेमेंट आप करते हैं. रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद फिनिश गुड्स में जाता है इन्वेंट्री में. अभी तक आपके पास कोई कैश आया नहीं है, अभी तक आप स्पेंडिंग कर रहे हैं. उसके बाद फिर जब ये रिटेलर के पास जाता है तो रिटेलर इसे सेल करता है, सेल करने के बाद आपको कैश देता है. नॉर्मल बिजनेसेस में ये 3-4 महीने लगता है. कोई ऐसा बिजनेस है जैसे फर्नीचर का बिजनेस है या ऐसा बिजनेस में कई 8 महीने साल भी लग जाते हैं. तो इतने साल का कैपिटल आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, यानी 1 साल में आप जो एक्सपेंडिचर करेंगे या 4 महीने में जो आपके एक्सपेंडिचर है, और आपके एक्सपेंडिचर बहुत सारे फिक्स्ड होते हैं. जैसे आपने वालेकुम सलाम नुमान, आपने वेजेस देने हैं, आपने सैलरीज देनी है, आपने रेंट देना है, आपने इंश्योरेंस देना है, आपने अपने सप्लायर को पे करना है, और ये रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका कितना मटेरियल सेल हुआ है या नहीं हुआ है. एक मिनट, अजान हो रही है.
So you need to understand as a business manager, as a businessman, कि आपका कैश फ्लो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो और ग्रो भी कर रहा हो, कैश फ्लो शॉर्ट हो सकता है। और उस शॉर्ट कैश फ्लो को आप या तो बैंक लोन लेके पूरा कर सकते हैं या मजीद इक्विटी डालकर उसमें पूरा कर सकते हैं। या आपको पता है कि मुझे कैश में 3 महीने 4 महीने का लैग रहता है, तो आप प्रॉफिट में से इतना अमाउंट हमेशा रिटेन करें ताकि आपके बिजनेस में इनफ कैश रहे, इनफ लिक्विडिटी रहे। क्योंकि बिजनेस में लिक्विडिटी नहीं होगी, यानी कैश नहीं होगा टू मीट द एक्सपेंसेस, देन यू कैन नॉट रन बिजनेस। जब आप बिजनेस रन कर नहीं पाएंगे तो आप क्या होगा कि सप्लायर देख रहे हैं कि आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो आपको क्रेडिट पे नहीं देंगे और कैश पे देंगे और एक्सपेंसिव देंगे। यू आर शॉर्ट ऑफ कैश। और अगर आपके सप्लायर देखते हैं कि भाई आपकी पेमेंट की पोजीशन खराब है और वो कैश पे आ जाते हैं, तो ये सिचुएशन और वर्सन हो जाएगी। तो अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंस मैनेजर के लिए या एक बिजनेस मैनेजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है कि वो कैश फ्लो को मैनेज करे प्रॉपर तरीके से। ऑफ कोर्स थ्रू बिजनेस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आपका कैश फ्लो मैनेज हो जाए। और अगर कैश फ्लो किसी वजह से शॉर्ट टर्म में मैनेज नहीं हो पा रहा है, देन यू शुड हैव अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना में बहुत सारे बिजनेसेस को कैश फ्लो का प्रॉब्लम हुआ, तो वो जो हेल्दी कंपनीज थी वो उसको सस्टेन कर गई, उन्होंने कॉस्ट सेविंग मेजर्स लिए, वो सस्टेन करके, जो सस्टेन नहीं कर सके दे आर आउट ऑफ द बिजनेस। ये देखिए यहाँ पे इसको और ज्यादा आपको ओपन करके चीज को डिटेल में बताया गया कि क्या होता है। आप देखेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल है कि रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, फिर आपने उसको पे कर दिया, ठीक है, सप्लायर्स को पे कर दिया, फिर उसके बाद वो गुड्स आपने बेची तो ज्यादातर लोग क्रेडिट पे बेचते हैं, बिल रेस करते हैं, इनवॉइस रेस करते हैं, फिर कस्टमर उनको कुछ अरसे के बाद, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद पेमेंट कर देते हैं, देन यू रिसीव पेमेंट। तो आप ये देखें कि रॉ मटेरियल परचेज से लेकर के पेमेंट रिसीव तक इतने अरसे तक आपका कैश वापस नहीं आता। आपको सिर्फ एक एडवांटेज होता है कि जो रॉ मटेरियल का सप्लायर होता है वो आपको जो सप्लाई कर रहा होता है उससे भी आप कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं पेमेंट को, उसको 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद पेमेंट करते हैं। जहाँ पे पेमेंट मेड लिखा हुआ है तो वहां पे आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, तो इतना टाइम आपको मिल जाता है। बट स्टिल द ब्लैक पोर्शन दिस शोज कि इतना टाइम लगता है आपको अपने इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने। ये टाइम जितना शॉर्टर हो उतना आपके बिजनेस के लिए हेल्दी है, ये टाइम जितना लॉन्गर होता है उतने आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का इशू आ सकता है। और वर्किंग कैपिटल का इशू बड़ी बड़ी कंपनीज को आता है, पीएसओ को आता है, पीआईए को आता है, और दूसरे जो यूनिलीवर को आता है, इन सबको वर्किंग कैपिटल का इशू आता है। इसलिए ये लोग बैंक से शॉर्ट टर्म लोन का प्रोविजन रखते हैं। तो ये इसके पीछे जो लॉजिक है कि क्यों कैश शॉर्ट हो जाता है कंपनीज का डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कंपनी इज प्रॉफिटेबल, तो उसके पीछे ये है कि आप पैसे पहले खर्च करते एंड यू रिसीव कैश आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, कैश के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है और उसके लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके ऊपर कैश के ऊपर आपके पास कंट्रोल नहीं है और आप उसको प्रॉपर तरीके से अपने पास से अकाउंट फॉर नहीं करते, देन बहुत सारी चीजें आप भूल भी सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपसे मिस भी हो सकती हैं। फिर जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी रिसिप्ट्स नहीं मिल रही होंगी, बहुत सारी आपने पेमेंट कर दी है उसका पता नहीं चल रहा होगा, कैश में पेमेंट कर दिए। इसलिए कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और कैश फ्लो दोनों डायरेक्शन में होता है, कैश का आउटफ्लो भी होता है और कैश का इनफ्लो भी होता है। तो आपको तमाम डिपॉजिट्स जो आपके पास जो चेक्स आ रहे हैं उसको आप बैंक में डिपॉजिट करना प्रॉपर्ली ज़रूरी है, उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। और ये जो डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज होती हैं, अकाउंटेंट इसीलिए करता है कि उसके एक एक
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का उसके पास हिसाब होता है, और फिर उसकी बेसिस पे वो बाद में ट्रायल बैलेंस बनाता है और उससे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाता है। और इसी तरीके से आप प्रेफरेबली कोशिश किया करें कि तमाम पेमेंट चेक से करें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिस्करेज करती हैं कि आप पेटी कैश से पेमेंट कर रहे हैं, उसको डिस्करेज करती हैं, पेटी कैश को मिनिमम अमाउंट पे रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ कैश अपने पास रखती है, रीजन है इसके अगर किसी कोई चीज इमरजेंसी में परचेज करनी पड़ गई तो ऑल द टाइम यू कैन नॉट इशू चेक, तो इसलिए थोड़ा सा पेटी कैश ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन कोशिश ये करती है कि पेटी कैश कम से कम हो। पेटी कैश मीन्स वो कैश जो छोटे छोटे आपके जो ज़रूरियात होती हैं उसको पूरे करने के लिए आप कैश की सूरत में रखते हैं, क्योंकि चेक बनाने में, उसको साइन करने में और उसको ऑथोराइज करने में टाइम लगता है। एवरीबडी इज नॉट ऑथोराइज इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑथोराइज ए स्पेंडिंग, and everybody is not authorized in your organization to sign a check. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा आपका डिपार्टमेंटल हेड ऑथराइज्ड होते हैं किसी एक्सपेंडिचर को साइन करने के लिए, और उसकी लिमिट होती है कि जनाब ये जनरल मैनेजर हैं तो ये 5 लाख रुपए तक के एक्सपेंडिचर को साइन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की एक्सपेंडिचर होगी तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव 2 मिलियन तक के एक्सपेंडिचर को साइन कर सकता है, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएंगे। ये पॉलिसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि कैश फ्लो में ट्रांसपेरेंसी रहे और कैश फ्लो बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सके। और जर्नल मैनेजर ने अप्रूवल दे दिया तो अभी आपको कैश नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रूवल के बाद फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा चेक बनने में। अब चेक बनने में दे कैन टेक टाइम, मे बी 1 day और 2 days, उसके बाद यू गेट ए चेक। फिर आप उसको जिस सप्लायर से आपने चीज़ खरीदी है उसको आप पेमेंट करते हैं, देन यू गेट दैट। तो आप चेक से पेमेंट करने का तरीका कन्वीनियंट है, और आजकल तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट से भी बहुत सारी जो है वो आप क्विकली पेमेंट कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और वो बाकायदा अगर आपके पास वाउचर सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है वो वाउचर सिस्टम है कि जब भी कोई आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसका एक वाउचर बना लेते हैं। वो वाउचर बना लेते हैं तो उसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है कि ये एक्सपेंडिचर इस अमाउंट का इतने का हुआ, और वो फिर आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, अब तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं। और कैश का बजट बनाएं बाकायदा। कैश का बजट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि आपका कैश फ्लो लैग करता है कंपेयर टू कैश इनफ्लो लैग करता है कैश आउटफ्लो से, यानी कैश आउटफ्लो पहले जाता है और कैश इनफ्लो बाद में आता है। तो इसलिए आपको कैश की बजटिंग करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि किस महीने में आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है, और उस नेगेटिव कैश फ्लो को हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज, ये आपकी मैनेजमेंट की स्किल है। फिर आप बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल करते हैं। बहुत सारी कंपनीज डेली बेसिस पे भी रिकंसिलिएशन करते हैं, बहुत सारे वीकली बेसिस पे भी रिकंसिलिएशन करते हैं, बहुत सारे मंथली बेसिस पे भी रिकंसिलिएशन करते हैं। रिकंसिलिएशन का ये मतलब है कि आपके बैंक में जितना अमाउंट कैश शो हो रहा है प्लस आपके पास जो पेटी कैश रखा हुआ है, क्या वो मैच कर रहा है आपके डेबिट क्रेडिट के बैलेंस से। एंड में आकर के कैश बैलेंस मैच हो रहा है कैश से। आम तौर पे ये मैच नहीं होता है, ठीक है, आमतौर पे ये मैच नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वजह उसकी ये है कि आप जब चेक किसी को इशू कर देते हैं, चेक इशू करने के बाद अपने पास से तो आप पेमेंट कह देते हैं कि जी जनाब हमने ये पेमेंट दे दिया, ठीक है। अब कोई आदमी होता है वो आपको पेमेंट कैश, चेक इन कैश नहीं कराता, डिले करता है, उनका अकाउंटेंट भूल जाता है कि चेक इन कैश करना है, ठीक है, या ये कि वो मसरूफ होते हैं, चेक जो है वो 1-2 दिन बाद इन कैश होगा। जब 1-2 दिन बाद प्रेजेंट होगा तो उसके भी 1 दिन के बाद उनके अकाउंट में आएगा, तब आपके अकाउंट से डेबिट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैंक रिकंसिलिएशन मैच नहीं करती है, ठीक है। जब बैंक रिकंसिलिएशन मैच नहीं करती है, जी नोमान, मैं रॉ मटेरियल क्रेडिट पे चलता है, दैट्स ट्रू, दैट्स वाई इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर ये इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि रॉ मटेरियल परचेज करने के इतने दिन के बाद आपने पेमेंट दी है, बट आप जब पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पे आप, तो स्टिल देयर इज ए टाइम लैग, ठीक है।
क्रेडिट दोनों तरफ चलता है, आप कस्टमर को भी क्रेडिट देते हैं और आपको सप्लायर भी क्रेडिट देता है, बट उसके बावजूद आपका टाइम लैग होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका बैंक रिकंसाइल नहीं करता, लेकिन जितने अमाउंट से रिकंसाइल नहीं करता है तो आप चेक देख करके आइडिया कर सकते हैं कि जनाब ये क्योंकि अमाउंट सबके वेरी करते हैं, तो आप सम करके देख सकते हैं कि ये चेक्स जो है ये प्रेजेंट नहीं किए गए, तो ये रिकंसिलिएशन, और वो आपके बैंक स्टेटमेंट में आ भी जाता है कि भाई ये अमाउंट इनको चला गया, ये अमाउंट इनको चला गया, ये अमाउंट नहीं गया। अब आपके बैंक में कैश ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है, कि कोई कुछ लोगों ने बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं किया, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये लोग कभी भी चेक प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको इन कैश होना जरूरी है। अगर इन कैश नहीं होगा तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसकी बेल नहीं होती, डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसी का चेक कोई प्रेजेंट करे और वो बाउंस हो जाए, तो इसलिए आपको बैंक को बहुत एहतियात से मैनेज करने की जरूरत होती है। ज्यादातर बैंक मैनेजर्स ये करते हैं कि अगर आप उनके अच्छे इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं तो आपको फोन करके कहते हैं कि जनाब आपका ये चेक प्रेजेंट हुआ है बट यू डोंट हैव सफिशिएंट कैश। इंडिविजुअल्स को तो सिर्फ वही नहीं को बताते जो बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए बैंक में रखा हुआ था और ट्रांजैक्शन चलती रहती, तो उनको तो बैंक बता देता है, हमारे जैसे मामूली लोगों को बैंक नहीं बताता, या कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसको भी बैंक नहीं बताता। और ये बैंक की एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये मेक श्योर करेंगे जितने चेक्स आपने प्रेजेंट दिए हुए हैं वो जब भी इनकैशमेंट के लिए दिए जाएं तो वो इनकैश हो जाए। तो इसलिए इसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन की जाती है, इसको बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। आपके सामने ये एक रिपोर्ट की शक्ल में आएगा, ठीक है। जब रिपोर्ट की शक्ल में आए और उसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप उनको बोले भाई इसको साफ लिखा करो कि ये पेमेंट जो गई है फला आदमी को गई है और इस मद में गई है, ताकि जब मैं देखूं तो समझ जाऊं। वो एक एक्सेल की एक शीट होती है, आप वीकली भी बैंक रिकंसिलिएशन देख सकते हैं। सो यू विल गेट एन, आपको पूरे वीक की ट्रांजेक्शन आमतौर पर याद रहती है अगर आप एक वीक में हजारों ट्रांजेक्शन नहीं करते। अगर आपकी स्मॉल बिजनेस है तो यू कैन डू इट ऑन ए वीकली बेसिस और मंथली बेसिस, और आप देख करके आइडिया कर सकते हो कि ये पेमेंट इनको गई है, ये ठीक है, ये पेमेंट इसको गई है, ये पेमेंट इसको गई है, इस कस्टमर ने पेमेंट दे दी है। जब इस कस्टमर ने पेमेंट दे दी है तो आप फाइनेंस मैनेजर से या मार्केटिंग वालों से कहते हैं कि भाई मुझे एजिंग शेड्यूल दो। व्हाट इज एजिंग शेड्यूल? जी कोई साहब बताएंगे व्हाट इज एजिंग शेड्यूल? एजिंग शेड्यूल यूज करते हैं कि आपके कस्टमर्स, सारे कस्टमर्स बहुत नेक शरीफ नहीं होते। कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि आपको 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं, कुछ उनसे भी शरीफ होते हैं, एडवांस पेमेंट कर देते हैं, चेक दे देते हैं, जैसे रिसीव करते हैं आपको चेक दे देते हैं। लेकिन ऐसे कस्टमर्स बहुत रेयर होते हैं, अल्लाह की रहमत होते हैं। ज्यादातर कस्टमर आपको विद इन ए मंथ पे करते हैं या विद इन 2 मंथ्स पे करते हैं। और मैं कहा मैं 4 मंथ्स तक अगर कोई कस्टमर पे करता है तो उस कस्टमर का रिकॉर्ड खराब नहीं होता, क्योंकि वहाँ की रेटिंग एजेंसी है जैसे मूडीज है या और दूसरे हैं, वो कंपनीज को रेटिंग देते हैं, कंट्रीज को भी रेटिंग देते हैं कि ये कंपनी पेमेंट के मामले में कैसी है। अगर कोई कंपनी अपनी सारी पेमेंट्स विद इन 4 मंथ्स पे कर देती है तो वो ए कैटेगरी में आती है। तो किसी भी कंपनी का अकाउंटेंट क्या करता है, आपने शायद देखा होगा कि जब कोई बिल रेज किया जाता है, पाकिस्तान में ट्रेडिशन कम है, बाहर ये ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा है कि वो इसके ऊपर 210 नेट 30 लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह लिख देते हैं, देखें। यूं लिख देते हैं 210 और नेट 30। कभी देखा है आपने ये? जी, कभी आपने ऐसे देखा है किसी इनवॉइस के ऊपर, किसी बिल के ऊपर? उस नहीं देखा है। इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर से कह रहे हैं कि अगर आप विद इन 10 डेज पे करेंगे तो आपको 2% डिस्काउंट अवेलेबल है, आप 100 रुपीज के बजाय 98 रुपीज पे कर दें एंड विल बी हैप्पी विद दैट। ये इसलिए होता है कि आप कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि वो जल्दी पे कर दें।
और अगर वो जल्दी पे नहीं करता है तो फिर आप कहते हैं कि नेट अमाउंट आप 30 डेज में पे कर दीजिए। और अगर कोई जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है इंजीनियर से या मार्केटिंग वालों से। वो ये देखते हैं कि अगर हमने 2% डिस्काउंट अवेल नहीं किया तो 30 डेज में भी पेमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, हमें तो नेट पेमेंट करनी है। वो फिर उसको एक्सटेंड करके ले जाते हैं 115 119 डेज तक। उससे उनका क्रेडिट रिकॉर्ड भी खराब नहीं होता और वो समझ लीजिए कि सप्लायर का पैसा है जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ हुआ होता है, तो उनका कैश फ्लो थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो इस वजह से कंपनीज 4 मंथ्स तक डिले कर सकती हैं आमतौर पे। जो इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में हर चीज़ को देखते हैं, खासतौर पे वेस्ट में हर चीज़ को इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, तो इसलिए वो कस्टमर्स को इनकरेज करते हैं कि भाई आप 10 दिन में पेमेंट कर दें। और अगर 10 दिन में पेमेंट नहीं करते तो फिर वो आपको पेमेंट जाकर करते हैं ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में। तो उसके बाद आप उनसे मांगते हैं एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट क्या होती है कि आपके पास तमाम कस्टमर्स की डिटेल आ जाती है कि जनाब ये नेशनल रिफाइनरी है, ये एंग्रो फर्टिलाइजर है, ये राजस्थान स्टेट ऑयल है, इन्होंने इनके ऊपर इतना पैसा ओवर ड्यू है और इनके जो इन्होंने पेमेंट करनी है। पहला कस्टमर है वो 15 दिन हो गए उसने पे नहीं किया, दूसरा कस्टमर है उसके 30 डेज हो गए उसने पे नहीं किया, तीसरा कस्टमर है उसके 60 डेज हो गए हैं उसने पे नहीं किया, एक और कस्टमर है उसको 90 डेज हो गए उसने पे नहीं किया, और कस्टमर 120 डेज हो गए उन्होंने पे नहीं किया, और कई कस्टमर्स हैं जो बियॉन्ड 120 डेज चले जाते हैं। तो बियॉन्ड 120 डेज इज टू मच, ये आपके अलार्मिंग है। एक कस्टमर अगर अगर आपका जो कस्टमर है आपको 120 डेज से भी ज़्यादा ले रहा है पेमेंट करने में, इसका मतलब है उस कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो फिर अगली दफ़ा आप क्या करते हैं कि उसको आप कैश पे सेल करते हैं। और अगर आप अपनी एजिंग रिपोर्ट नहीं देखते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि कौन सा कस्टमर आपसे पैसे माल ले रहा है और पैसे जल्दी दे रहा है या देर से दे रहा है। जो जल्दी दे रहा है पैसे तो आपको उसको रिवॉर्ड करना चाहिए, जो लेट दे रहा है उसको आपको प्राइस में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि भाई आप उसको थोड़ा प्राइस हायर करके दे दें। तो इस तरीके से करके आपके पास एजिंग रिपोर्ट ज़रूर आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो कंपनी को मैनेज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप कभी भी कोई फाइनेंस मैनेजर आपको कोई सी भी रिपोर्ट खुद से कभी नहीं देगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के मामले में फाइनेंस के लोग और इंजीनियरिंग के लोग बहुत अच्छे नहीं होते। तो इसलिए उनसे आपको यू हैव टू आस्क फॉर इट। आप उनसे कहेंगे मुझे एजिंग रिपोर्ट दे दो तो वो बना के दे देंगे। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन में और भी एक चीज आती है कि जनाब आपका अमाउंट और उनसे अमाउंट मैच नहीं कर रहा होता बैंक के साथ, इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन करना जरूरी होता है। क्योंकि सर्विस चार्जेस वो किसी चीज़ के लगा देते हैं। आपने कोई सर्विस अवेल की है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने फॉरेन एक्सचेंज भेजा है या आपने एलसी ओपन की है तो उसके वो सर्विस चार्जेस है, तो वो सर्विस चार्जेस लगा देते हैं। वो ज़ाहिर आप अपने पास तो रिकॉर्ड करते नहीं है, जब बैंक का स्टेटमेंट आता है तो आपको पता चलता है कि ये सर्विस चार्जेस उन्होंने लगा दिए, तो वो भी आपको प्रॉपर अपने एक्सपेंस में लेना होता है। कभी कभी आप उसको नेगोशिएट भी करते हैं बैंक से, भाई ये सर्विस चार्जेस आपने क्यों लगाए। फिर कुछ चेक्स ऐसे होते हैं जो एनएसएफ चेक्स होते हैं, यानी नॉट सफिशिएंट फंड चेक्स, यानी आपने अपने कस्टमर्स का चेक डिपॉजिट किया वो बाउंस हो गया, वो एनएसएफ चेक है। तो नॉट सफिशिएंट फंड चेक में आपको फिर उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है कि जनाब आपने चेक दिया वो बाउंस हो गया, तो फिर वो आपको दूसरा चेक देते हैं या कहते हैं कि 3 दिन के बाद आप इसी चेक को दोबारा से प्रेजेंट कर दें तो इन कैश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। अगर आपके पास एक बिजनेस है और उसके अंदर ये सारे काम हो रहे हैं, इफ़ यू विल नॉट लुक इनटू दीज थिंग्स तो बहुत सारी चीज़ें आप ओवरलुक कर देंगे। और फाइनेंस की कोई चीज़ ओवरलुक हो जाए तो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। फर्स्ट थिंग इज जो ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फाइनेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा है, आपके अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। कोई भी चीज़ आपको डीप जाके नहीं करनी है, बल्कि आपको उसकी रिपोर्टिंग समझ में आनी चाहिए कि कैसे हो रही है। वाउचर के लिए ज़रूरी है कि जनाब जो वाउचर किसी ने रेज किया, जैसे मैं लाहौर से घूम करके आ गया कंपनी के काम के लिए, मैंने वाउचर रेज कर दिया कि मुझे 22,450 रुपये दे दे। 22,450 रुपये कंपनी उसी वक्त देगी जब मैं उसके तमाम जो
एक्सपेंसेस है उसको सपोर्ट में इनवॉइसेस दूंगा। मैं होटल में ठहरा था, उन्होंने ये बिल किया, मैंने डिनर किया, उसका ये बिल आया, मैं टैक्सी में गया था, उसके ये पैसे। अब टैक्सी वाला आपको बिल नहीं देता पाकिस्तान में, तो आप हाथ से भी लिख के दे सकते हैं कि भाई विजिट टू सेंचुरी पेपर्स और रिटर्न रिटर्न विजिट टू सेंचुरी पेपर, यानी आप होटल से वहां गए फिर वापस आए, आप अमाउंट लिख दीजिए, तो वो भी कंपनीज पे कर देती है। तो इस तरह से करके एक सिस्टम होता है पूरा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री आपके पास कई किस्म की होती है, ठीक है। पर जिस इन्वेंट्री की मैं बात कर रहा हूँ या जिस इन्वेंट्री की जनरली बात की जाती है, वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है आपकी, ठीक है। आपके जो इन्वेंट्री रेडी है सेल करने के लिए, मोस्टली हम उसकी बात करते हैं। लेकिन उस इन्वेंट्री की इसका साइज बड़ा होता है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का साइज बड़ा होता है, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड इट टू योर मैनी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द सिटी, जितना बड़ा आपका स्केल है बिजनेस का। तो इन्वेंट्री जो है वो आप सबको प्रोवाइड करते हैं फिनिश गुड्स की। लेकिन बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो ना तो फिनिश में कन्वर्ट हुए हैं ना रॉ मटेरियल है, बल्कि उसमें आपने कुछ प्रोसेसिंग कर दी है, तो हम उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस को आप लोग ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि वर्क इन प्रोसेस जो है अभी 50% हो गया। इसका मतलब है कि 50% गाड़ी की वैल्यू तैयार हो गई है, अब 50% और काम होगा तो गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरह आप अपार्टमेंट्स में करते हैं, अपार्टमेंट्स में आप लोगों से ग्रेजुअली पैसे लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी अपार्टमेंट, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सारे पैसे आपको एक साथ देते हैं, तो आप उनको पेमेंट का शेड्यूल देते हैं कि जनाब आप इनिशियली इतने पेमेंट करेंगे, फिर क्वार्टरली आप बड़ी पेमेंट करेंगे, फिर मंथली आप ये पेमेंट्स करेंगे, और फिर जब एंडिंग होगी तो आपने ये पेमेंट करनी है। और जो दूसरी जो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और यूटिलिटीज़ है उसके लिए अलग से पेमेंट लेते हैं। ये पूरा शेड्यूल आपको अपने कस्टमर को देना होता है। अब आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप उसको बिजनेस में भी लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब अगर मैं आपसे रिपोर्ट लूँ, आप मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं आपसे रिपोर्ट लूँ कि भाई बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है, तो आप मुझे बताएंगे कि जनाब हमने ये जो 100 अपार्टमेंट्स का जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई है, उसमें से 60 अपार्टमेंट्स बिक गए हैं, 40 अभी अनसोल्ड है, और अपार्टमेंट पे जो काम चल रहा है तो अभी हमने 30% वर्क इन प्रोसेस है, यानी जितना हमने टोटल काम करना है, पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है, उस प्रोजेक्ट में से कितना काम हो गया, तो 30% काम हो गया। अब मैं ये देखूंगा कि अगर 30% वैल्यू का काम हो गया है तो कस्टमर्स ने कितना पे किया है और कितना उन्होंने पे करना है। तो ये 30% काम करने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। वरना फिर आपको पता है कि बिल्डर्स फिर एस्केलेशन करते हैं, और एस्केलेशन का एक बहुत आसान तरीका होता है कि एंड में जो वो यूटिलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे जो पैसा रखते मांगते हैं, वो इसको वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, और एंड में वो आपसे एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं टू कवर देयर एक्सपेंसेस एज वेल एज प्रॉफिट। ऐसे ही करते हैं आप लोग, ये कोई डिफरेंट तरीका है जी? आप लोग तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है ना, राइट? जी, आप जो हैंडिंग ओवर करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप क्लाइंट को हैंडिंग ओवर करते हैं या कंपनी को हैंडिंग ओवर करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस आई बिलीव कि आप कंपनी को हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। और कंपनी को हैंड ओवर करते हैं तो आपके एस्केलेशन के भी पॉइंट्स होते हैं और उसके रीजंस होते हैं कि आपने एस्केलेशन क्यों की है। तो ये इस तरह की इन्वेंट्री ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर वर्क इन प्रोसेस है। जी, आप इंटरिम पेमेंट्स भी करते हैं, लेकिन ये पेमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन आप बेसिकली एज कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, यू आर नॉट द सेलर ऑफ दैट अपार्टमेंट। जो उस अपार्टमेंट के पूरा प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली हैंडल कर रहा है और उसको सेल कर रहा है, तो उसके कॉन्ट्रैक्टर की प्राइस से इस हद तक मतलब है, ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्टर की प्राइस इज द हेवीएस्ट प्राइस, कि उसके बाद उसे प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो और अगर आप कोई प्राइवेट बिल्डिंग बना रहे हैं या किसी की ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जाहिर है कि वो उसको प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में तो नहीं देखते, मगर वो अपने बजट के टर्म में देखते हैं। जो हमने बजट किया था उसके हिसाब से ये बना,
वो या नहीं बना जी। आप डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, एडिशनल चार्जेस लेते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो यू लीव इट ओपन, जो कि बहुत ही कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक नामुनासिब बात है कि आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के नाम पे आप फिर एंड में कोई भी अमाउंट में आस्क एनी अमाउंट, तो वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बहरहाल ये प्रैक्टिसेस है हमारी इंडस्ट्री की, वी हैव टू लिव विद इट। तो इन्वेंट्री जो है, आपके पास इन्वेंट्री तीन तरह की होती है। एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, एक वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, यानी कि थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ा सा काम बाकी, आधी आधी गाड़ी बन गई, आधी गाड़ी बनानी अभी बाकी है, तो ये कहलाएगा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, क्योंकि इसमें भी आपका रॉ मटेरियल लगा हुआ है, इसके अंदर आपका लेबर लगा हुआ है, तो इसलिए आपका इसकी वैल्यू है, तो इसलिए आप उसकी इवेल्युएट करते हैं कि भाई ये वर्क इन प्रोसेस अभी हमारा जो है, जितनी गाड़ियाँ अभी प्रोसेस में है, ये 50% वर्क हुआ हुआ है, 35% वर्क हुआ हुआ है। और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, जब वो गाड़ी प्रिपेयर होके आ जाती है तो आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो जाती है। उसके अलावा भी आपके पास इन्वेंट्रीज होती हैं, जैसे ऑफिस स्टेशनरी की इन्वेंट्री होती है, या ये कि आपके टी वगैरह की इन्वेंट्री होती है, या ये कि मटेरियल रिपेयर एंड ऑपरेशंस की इन्वेंट्री होती है कि आपके यहाँ जो अर्थ मूविंग मशीनरीज लगती हैं तो उसके अंदर आपको लुब्रिकेंट्स चाहिए होते हैं, स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं, तो आप उनकी भी इन्वेंट्री रखते हैं, राइट। तो इन्वेंट्री डिफरेंट तरह की होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और जो मेजर एक्सपेंडिचर आम तौर पे होता है वो बेसिकली रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, और फिनिश गुड्स, ये मेजर इन्वेंट्री है आपकी। आप क्या कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कैसे, प्रोसेसिंग के जरिए, और आउटपुट बना रहे हैं। अब आपका आउटपुट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि जब आप उसे सेल करें तो उससे ज़्यादा प्राइस पे सेल करें और आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट मिल सके। दैट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो जब तक ये सब उसी में मुमकिन है जब आप कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। अगर आप कॉस्ट नहीं कंट्रोल करेंगे, देन हाउ यू कैन कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स, यू कैन नॉट। तो इन्वेंट्री जो है, बेसिकली इन्वेंट्री के लिए आप इन्वेंट्री के लिए कॉस्टिंग कैसे करेंगे। आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई, आपके पास सीमेंट पड़ा हुआ है, आपके पास स्टील मौजूद है, और दूसरे फिनिशिंग के वॉशरूम वगैरह की फिनिशिंग की चीज़ें मौजूद हैं, तो आपकी इन्वेंट्री है। अच्छा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के कॉस्ट फ्लो एजम्पशन क्या होती है इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री को जो साहब मैनेज कर रहे होते हैं और आपकी रिक्वेस्ट पे ऊपर, आप इंजीनियर हैं, आपको इन्वेंट्री प्रोवाइड करते हैं, वेदर इट इज सीमेंट, वेदर इट इज स्टील, और वेदर इट इज फिनिशिंग प्रोडक्ट, वो आपको इन्वेंट्री प्रोवाइड कर देते हैं जो आप रिक्वेजिशन करते हैं। अगर आप ऑथोराइज्ड हैं तो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर ये इंफॉर्मेशन ये पास ऑन कर देते हैं फाइनेंस मैनेजर को कि जनाब 300 बोरियां सीमेंट की गई हैं, और इतने टन स्टील गया है, और इतने आइटम्स वॉल्व्स गए हैं, या जो चीज़ें, वो सब फाइनेंस मैनेजर को प्रोवाइड कर। अच्छा, अब इसके अंदर प्रैक्टिकली क्या इशू आता है कि यू कीप ऑन परचेजिंग थिंग्स। आप सीमेंट भी कंटिन्यूसली, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आप कंटिन्यूसली सीमेंट खरीदते रहते हैं, कंटिन्यूसली स्टील खरीदते रहते हैं, कंटिन्यूसली आप एस अब्दुल्ला से वॉशरूम की फिटिंग्स और इस तरह की चीज़ें खरीदते रहते हैं। अच्छा, आपने कुछ चीज़ें खरीदी थी जनवरी में, कुछ चीज़ें खरीदी आपने मार्च में, कुछ चीज़ें खरीदी जून में, कुछ चीज़ें खरीदी सितंबर में, कुछ चीज़ें खरीदी अभी दिसंबर में। आपको पता है डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है। तो अब फाइनेंस मैनेजर, आपने तो एज एन इंजीनियर वो सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली, अब फाइनेंस मैनेजर उसकी कॉस्टिंग कैसे करेगा, किस बेसिस पे करेगा, और क्या कहेगा कि जनाब आपने इतने कॉस्ट के आइटम्स ड्रॉ कर लिए। तो इसलिए इन्वेंट्री की कॉस्टिंग फाइनेंस मैनेजर करके बताता है कि जनाब आपने इतने रुपयों की मटेरियल को कंज्यूम कर लिया है प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि उसने तो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग देखनी है। आप अगर मटेरियल ड्रॉ कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप एन अकाउंट ऑफ दैट। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपका अकाउंटेंट यूज करता है।
ये जो आपके इन्वेंट्री में अगर कोई कीमती आइटम है तो उसके लिए आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करते हैं, और अगर एक दूसरे से चीजें वेरी करती हैं तब भी आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके इन्वेंट्री में 4 डीजल जनरेटर पड़े हुए, कोई 10 लाख में खरीदा गया, कोई 20 लाख में खरीदा गया, कोई 25 लाख में खरीदा गया, कोई 30 लाख में खरीदा। अब जब आप एक डीजल जनरेटर अपने प्रोजेक्ट के लिए ड्रॉ करवाते हैं इन्वेंट्री में से, तो अब उसको फाइनेंस मैनेजर को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा वाला डीजल जनरेटर आपने ड्रॉ करवाया। तो वेयर हाउस मैनेजर बताएगा कि आपने 25 लाख रुपए में जो डीजल जनरेटर परचेज किए गए थे वो ड्रॉ करवाया, तो फाइनेंस मैनेजर उस 25 लाख को रिकॉर्ड करेगा डीजल जनरेटर के अगेंस्ट कि आपने 25 लाख वाला डीजल जनरेटर किया है। वो इसलिए कि इन सब की वैल्यू डिफरेंट है और इन सब की आइडेंटिटी डिफरेंट है, तो इसलिए आप वहां पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4000 जो पैकेट्स पड़े हुए सीमेंट के, वो तो सब आइडेंटिकल सीमेंट है, एक जैसे सीमेंट है आमतौर पे, ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं सब एक जैसे सीमेंट है। लेकिन उनमें से किसी को सीमेंट की बोरी को खरीदा गया 500 रुपीज पर बैग, और किसी सीमेंट बोरी को खरीदा गया 600 से पर बैग, और बास सीमेंट की बोरियों को खरीदा गया 700 रुपीज पर बैग। अब वो सब मिक्स हुई हुई है, 4000 पड़ी हुई है आपके पास पैकेट्स, ये सीमेंट्स हैं। अब मैंने कहा कि भाई मुझे 200 बैग्स चाहिए सीमेंट के, वेयर हाउस मैनेजर ने मुझे 200 बैग सीमेंट के दे दिए। अब वो इन फाइनेंस मैनेजर को इन्फॉर्म करता है कि जनाब प्रोजेक्ट मैनेजर ने 200 बैग्स लिए हैं सीमेंट के, ठीक है। अब वो कोई से भी 200 बैग्स उठा के दे सकता है, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट है इस सीमेंट के केस में कि कौन सा आपके 500 की प्राइस पे आया था, कौन सा 600 की प्राइस पे आया था, कौन सा 700 की प्राइस पे आया था, वो तो सब मिक्स हो जाते हैं। वीट के केस में फॉर एग्जांपल वीट है और डिफरेंट प्राइसेस पे आए, वो तो सब मिक्स हो जाती है बोरियां, इसको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते बिकॉज आइडेंटिकल कमोडिटी है। तो इसके अंदर फिर फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कि फाइनेंस मैनेजर एवरेज कॉस्ट मेथड लगा देता है। तो भाई 4000 बोरियां थी, 4000 में से 1000 जो बैग्स थे वो 500 के हिसाब से खरीदे गए, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 500, और 2000 बैग्स खरीदे गए 600 के हिसाब से, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 600 प्लस 1000 बच गए 1000 मल्टीप्लाइड बाई 700। इन सब को ऐड करके 4000 से आप डिवाइड कर देंगे तो सीमेंट की जो एक पैकेट है उसके एवरेज कॉस्ट निकल आएगा। और वो कॉस्ट किसी भी कॉस्ट से मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने सीमेंट के पैकेट्स खरीदे हैं 500 में, 600 में और 700 में, लेकिन हो सकता है आपका एवरेज आए 629 रुपीज। अब वो किसी भी सीमेंट प्राइस बैग को आपने 629 रुपीज पे नहीं खरीदा है, बल्कि उनकी एवरेज कॉस्ट है। तो फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 629 करके अपने इन्वेंट्री कह देगा कि मैंने इतनी इन्वेंट्री एज प्रोजेक्ट मैनेजर ड्रॉ कर ली है सीमेंट की। ये एवरेज कॉस्ट मेथड कहलाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजों में जैसे कोल है या आपके जो सैंड है, इन सब में एवरेज कॉस्ट ही मेथड ही सूट करता है, या ऑयल है, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा कोल कितनी प्राइस पे लिया गया था। तो इस तरह के आइडेंटिकल कमोडिटी, लो प्राइस कमोडिटी पे, और जो मिक्स हो जाते हैं उन कमोडिटीज के ऊपर फिर एवरेज कॉस्ट मेथड। आर यू गेटिंग दिस कि एवरेज कॉस्ट मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है और किन चीजों पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो जो चीजें आप ड्रॉ करते हैं उन सब पे डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। अब वो फिर जब आप फाइनेंस मैनेजर के साथ किसी मीटिंग में बैठते हैं और आपको वो सीमेंट की बोरियों की प्राइस बताता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये बोरियां तो जब मैंने खरीदी थी तो वो तो 500 रुपीज के रेट से खरीदी थी और ये 629 लगा रहा है। वो इसलिए लगा रहा है कि उसके बाद भी सीमेंट्स खरीदी गई जो आपकी नॉलेज में नहीं है, या आपने उस पर इनवॉइस पे गौर नहीं किया, तो वो तो एवरेज, वो एक पर्टिकुलर मेथड यूज करके कॉस्ट लगाएगा और वो उसने एवरेज कॉस्ट मेथड लगा दिया। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जब आप ये समझेंगे तो फिर आप उससे फाइट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर क्या है, ये दो बहुत मशहूर मेथड है, इसको लोग लीफो फीफो भी बोलते हैं, बट जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो लाइफो फाइफो।
ये बहुत मशहूर टर्मिनोलॉजीज है, आप लोगों ने सुना होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दो मेथड्स हैं जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए अकाउंटेंट यूज करता है जब आपके पास आइडेंटिकल आइटम्स पड़े। मिसाल के तौर पे आपने 4000 वॉल्व खरीद के रख लिए, अब सारे एक जैसे, वो आपने अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पे लगाने। अब वो 4000 वॉल्व आपने डिफरेंट टाइम पे खरीदा, डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदा, डिफरेंट वेंडर से खरीदा है, लेकिन वो सब आइडेंटिकल है। वो 4000 जो वॉल्व्स हैं वो सब एक ही जगह पे रख दिए जाते हैं, और जब आप रिक्विजिशन देते हैं उसके हिसाब से आपको वॉल्व्स दे देता है वेयर हाउस मैनेजर। अब उसमें फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कि वो देखता है कि वॉल्व्स की प्राइस जो है वो 2000 रुपीज़ भी है, 2500 भी है, और 3000 रुपीज़ भी है। जो सबसे लास्ट में खरीदा गया वो 3000 रुपीज़ का है। तो अगर वो लास्ट इन फर्स्ट आउट करता है तो वो ये क्या करेगा कि 3000 आइटम ले 3000 की प्राइस लेगा, और आपने 200 अगर आपने वॉल्व्स लिए हैं तो 200 वॉल्व से मल्टीप्लाई करके आपको कहेगा कि आपने इतनी प्राइस के वॉल्व्स लिए, क्योंकि जो आखिर में वॉल्व्स आए हैं उसको आप पहले आउट कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस को पहले आउट कर रहे हैं, ये उसकी प्राइस हो जाएगी। ये भी एक मेथड है। इस मेथड से क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाती है। वजह उसकी ये है कि जो सबसे एक्सपेंसिव वॉल्व है वो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात ये कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही वॉल्व आपको वेयर हाउस वाला दे जिसकी प्राइस 3000 है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली फाइनेंस मैनेजर का मेथड है, और एक्चुअल फ्लो उससे डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है वेयर हाउस मैनेजर आपको वो वाले वॉल्व्स निकाल करके दे दे जो पहले परचेज किए गए, क्योंकि ये सब सिमिलर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले वाले वॉल्व दे दे या बाद वाले वॉल्व दे दे। तो फिजिकल फ्लो का कोई ताल्लुक नहीं है इसकी कॉस्टिंग से। फिजिकली डिफरेंट वे में फ्लो हो सकते हैं, और अकाउंटेंट कॉस्टिंग के लिए मेथड यूज कर रहे हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहा है तो वो लास्ट प्राइस को लेगा। अच्छा, अब लास्ट प्राइस को ले रहा है, लास्ट प्राइस 3000 है, और आपने 500 वॉल्व्स फॉर एग्जाम्पल परचेज किए, रिक्विजिशन किए, 500 वॉल्व्स मिल गए। अब उसमें से 400 वॉल्व ऐसे हैं जो 3000 में परचेज किए गए, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, 400 वॉल्व को 3000 से मल्टीप्लाई करेगा। अब 100 वॉल्व जो है वो 2500 की प्राइस से खरीदे गए, तो 100 वॉल्व को 2500 से मल्टीप्लाई करेगा और उनको ऐड करके बता देगा कि जनाब आपकी टोटल जो वॉल्व की वैल्यू जो आपने ड्रॉ की है वो ये है। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का तरीका। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज। आप इस पे इंसिस्ट नहीं कर सकते एज एन इंजीनियर कि चूंकि तुम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हो तो जो सबसे लास्ट में इन्वेंट्री है वही मुझे दो। एक तो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती आमतौर पे, दूसरी आइडेंटिफिकेशन हो भी तो उससे फाइनेंस मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लाइफो ही लगाएगा, लगा रहा है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो सबसे पहली प्राइस होती है उस प्राइस के ऊपर आपके इनवॉइस को वो आपको की कॉस्टिंग करता है। कि सबसे पहले वाले वॉल्व जो खरीदे गए थे वो 2000 के खरीदे गए थे, तो 2000 से नंबर ऑफ वॉल्व्स को मल्टीप्लाई करके आपकी प्राइसिंग कर देगा, कॉस्टिंग कर देगा कि जनाब इतने वॉल्व्स आपने प्रोजेक्ट के लिए लिए। तो आपके पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कर रहा है वो, एंड में बताएगा कि एक अपार्टमेंट कितने कॉस्ट का पड़ा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बतानी है। उसमें भी वही होगा कि 2000 रुपीज का जो है 300 वॉल्व्स थे, तो 300 वॉल्व्स को वो 2000 से मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो खत्म हो गया 2000 वाले, फिर 2500 वाले रह गए, तो 2500 को 200 से मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को ऐड करेगा और बता देगा जनाब इतने कॉस्ट की आपने वॉल्व्स ले। ये सब सिर्फ अकाउंटिंग टेक्निक्स है। दोनों में प्राइसिंग वेरी करती है, फाइफो में भी और लाइफो में भी प्राइसिंग दोनों में वेरी करती है। ठीक है, दोनों में स्ट्रिक्टली एक्चुअल प्राइस नहीं है, आप एवरेज कॉस्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइफो में सिर्फ आप क्या कर रहे हैं कि जो सबसे पहले आपके इन्वेंट्री में आया है उसकी कॉस्ट आप पहले ले रहे हैं, और लाइफो में जो सबसे आखिर में आपके इन्वेंट्री में आया है वो उसकी कॉस्ट आप पहले ले रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं
उसकी कॉस्टिंग एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि आप सबसे एक्सपेंसिव आइटम को पहले ले रहे हैं। और अगर लाइफो अप्लाई करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग लेस एक्सपेंसिव हो जाएगी, सस्ता लगेगा आपका प्रोजेक्ट आपको। ठीक है। अच्छा, फाइनेंस मैनेजर ये नहीं कर सकता कि आप उनको अच्छे लगते हैं तो आपके लिए जो है वो लाइफो यूज कर ले, कोई दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए फाइफो यूज कर ले, ऐसा नहीं होता। बल्कि कोई एक मेथड उसने डिफाइन करना होता है और उसी मेथड को वो इनकम टैक्स को भी रिपोर्ट करना है कि हम लाइफो यूज करते हैं या फाइफो यूज करते हैं। और इसमें आमतौर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मेथड आपका जी चाहे आप यूज करें। आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकते हैं, आप एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं, आप लाइफो यूज कर सकते हैं, आप फाइफो यूज कर सकते हैं। ये सब कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, आप तो परचेज कर चुके हो उसे और डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज किया है। अब कॉस्टिंग किस तरीके से करते हैं वो एक फेयर मेथड होना चाहिए। ये सब फेयर मेथड्स हैं। लाइफो से करने का फायदा ये होता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो सस्ते आइटम्स को प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं और जो मोर एक्सपेंसिव है उनको आप अपने पास इन्वेंट्री में रख रहे हैं। इन्वेंट्री इज एन एसेट, तो आपके एसेट अच्छे नजर आते हैं, उसमें लाइफ वो करता है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि भाई आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट रिफ्लेक्ट करे, तो आप फाइफो यूज करते हैं, लाइफो यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि लास्ट वाली एक्सपेंसिव है। तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सपेंसिव होएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम लगेगा। और ये सब अकाउंटिंग टेक्निक्स है। ठीक है, इससे एक्चुअल सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के मेथड्स अकाउंटेंट्स यूज करते हैं और वो इसलिए यूज करते हैं कि ताकि वो अपने कॉस्टिंग को बेहतर तरीके से कर सकें और टैक्स में बचत कर सकें और फेयरली कॉस्टिंग कर सकें। ये भी एक मेथड होता है कि भाई फेयरली कॉस्टिंग करें। तो ये डिफरेंट कॉस्टिंग के मेथड है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये कि जो आइटम आपने ड्रॉ किया है उसी की प्राइस को, उसी की कॉस्ट को अकाउंटेंट लेगा। एवरेज कॉस्ट का ये मतलब है कि वो जितने भी आइटम्स उस तरह के पड़े हुए हैं उन सब के एवरेज ले लेगा और आप जितने आइटम्स ड्रॉ करेंगे उतने से आप मल्टीप्लाई करके बता देगा जनाब आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। और फाइफो में क्या कर रहे हैं, जो पहले इन हुआ है यानी पुराना वाली इन्वेंट्री उसको वो पहले कॉस्ट कंसीडर करेगा और लाइफो में जो बिल्कुल लेटेस्ट इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट को कंसीडर करेगा। और एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स का कोई ताल्लुक नहीं है फाइफो और लाइफो से। एक्चुअल फ्लो डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास 500 पेप्सी के कोक पड़े, कैंस पड़े हुए, ठीक है। अब 500 पेप्सी के कैंस पड़े हुए, कुछ कैंस आपने 50 रुपीज में खरीदे थे, कुछ 45 रुपीज में खरीदे थे। अब आपने 200 कैन ड्रॉ कर लिए, 200 कैन ड्रॉ कर लिए, तो अगर आप फाइफो मेथड यूज कर रहे हैं तो वो 45 रुपीज के हिसाब से प्राइस लगाएगा और अगर आप लाइफो मेथड यूज कर रहे हैं तो 50 रुपीज के हिसाब से प्राइस लगाएगा। वेयर हाउस मैनेजर कोई से भी 200 कोक के कैन उठा करके आपको दे देगा, बिकॉज इट डजंट मैटर, आइडेंटिकल आइटम्स। ठीक है, तो ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। लाइफो, फाइफो, एवरेज कॉस्ट मेथड और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी काम करती है पेंटिंग्स का, पेंटिंग्स एक्सपेंसिव होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है, वैल्यू में डिफर करती है, वो सिर्फ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो पेंटिंग है उसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से, जो कॉस्ट है उसके हिसाब से प्राइस कोट करेंगे। इसी तरीके से कोई डायमंड में अगर डील करता है या गोल्ड में डील करता है तो वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ही यूज करेंगे। ओके जनाब, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे एक देखिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है कि बैलेंस शीट का आइटम होता है। बैलेंस शीट का आइटम कब इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है और आपका इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ योर परफॉर्मेंस फॉर द एंटायर ईयर, कि पूरे साल में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। अब वो कैसे मेजर करता है, इतना आपने रेवेन्यू किया, कस्टमर से इतने पैसे लिए, इतने आपने एक्सपेंसेस किए, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करके
नेट प्रॉफिट बता देता है, तो ये पता चलता है कि पूरे साल में आपने इतना प्रॉफिट किया। तो वो पूरे साल की कारगुजारी इनकम स्टेटमेंट है। पूरे साल के जो आपने परफॉर्मेंस दिए वो इनकम स्टेटमेंट से शो होता है। बैलेंस शीट इज ए स्नैपशॉट। जैसे मैं अभी एक तस्वीर ले लूं अपनी, तो ये मेरा इस वक्त का स्नैपशॉट है। आज से 2 महीने के बाद तस्वीर लूंगा तो मेरी तस्वीर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो बैलेंस शीट स्नैपशॉट होता है लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 30 जून का। इसलिए बैलेंस शीट को पढ़ने में ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि अकाउंटेंट एक काम करते हैं जिसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? जैसे आप में से कुछ कुंवारे लड़के, तो वो फर्ज कीजिए कि आपको कॉर्नर का रूम दिया हुआ है घर वालों ने, जहाँ से आपके पड़ोसी भी झांक सकते हैं। तो आपने कमरे को मेसअप किया हुआ है, चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपके पड़ोसियों को पता चले कि आपने कमरा मेसअप किया हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि अपनी खिड़की में खूबसूरत सा कोई गुलदस्ता रख देते हैं और बहुत खूबसूरत सा पर्दा लगा देते हैं। कोई भी उधर से गुजरता है तो कहते हैं वाह वाह क्या ज़बरदस्त इंसान का शौक है और ज़ौक है। अंदर झांकेगा तो पता चलेगा कि भाई कितना मेसअप हुआ है। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। अब अकाउंटेंट भी ये विंडो ड्रेसिंग करता है। अकाउंटेंट का काम है कि वो अपनी कंपनी के जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से पेश करे, क्योंकि उसी की बेसिस के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपनी पोजीशन को डिफेंड कर सकता है। उसी की बेसिस पे आप इन्वेस्टर्स से कह सकते हैं जनाब आप और पैसा बिजनेस में लगाएं, और उसी की बेसिस पे आप शेयर होल्डर्स को कन्विंस करते हैं कि जनाब आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। तो बैलेंस शीट को आप विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट को भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट को भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट के अंदर 3 आइटम्स होते हैं सिर्फ, एक आपके एसेट्स और एक आपका लायबिलिटी और एक आपका ओनर इक्विटी। ये 3 चीजें होती हैं। अब फर्ज कीजिए कि आपने 10 करोड़ रुपए का डीजल जनरेटर खरीद लिया 30 जून को या 25 जून को, ठीक है। अब उसूली तौर पे आपको वो इनवॉइस 25 जून को शो कर देनी चाहिए। तो आपके जो अकाउंट लायबिलिटी में एक बहुत बड़ी रकम आ जाएगी, 10 करोड़ रुपए, कि आपने 10 करोड़ रुपए किसी को देने हैं, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए अकाउंटेंट क्या करता है कि उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है जाके 1 जुलाई को। जब वो 1 जुलाई को रिकॉर्ड करेगा तो 30 जून में वो 10 करोड़ की लायबिलिटी नहीं आएगी कि आपने 10 करोड़ पे कर दिया। उससे आपका बैलेंस शीट स्ट्रांग लगेगा। इसी तरीके से सेल्स के लोग ये करते हैं, ये बड़ी प्रैक्टिस रही है और अब इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं। वजह उसकी है कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही सामान बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को टाइम पे डिस्काउंट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो जब उन पर मुश्किल आती है तो डिस्ट्रीब्यूटर इनको सपोर्ट करता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर से कहते हैं भाई तुम सारे 5 डिस्ट्रीब्यूटर हो तो 5-5 करोड़ रुपए का माल उठा लो। अच्छा, तो वो क्या करते हैं कि 5 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री उनके वेयर हाउस से लेते हैं और एज ए रिजल्ट ये शो कर देते हैं कि 25 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, सेल हो गया। ये अकाउंट रिसीवेबल है, यानी इतने पैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटर से रिसीव करने, ये हमारा एसेट हो गया। तो बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाती है। और उसके बाद जुलाई 15 जुलाई 20 जुलाई को वो सारे जो ट्रांजेक्शन है उसको रिटर्न कर देता है, रिवर्स कर देता है अकाउंट। लेकिन 30 जून के स्नैपशॉट में 25 करोड़ रेवेन्यू ज्यादा आ गया और आपके अकाउंट रिसीवेबल 25 करोड़ रुपए ज्यादा आ गया, बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। तो इस तरीके से आप अपने बैलेंस शीट को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट को भी स्ट्रांग कर देते हैं। लेकिन जाहिर है ये अनएथिकल प्रैक्टिस है और ये अकाउंटेंट की एथिकल जजमेंट होती है कि कहाँ पे वो एक फेयर काम कर रहा है और कहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बाउंड्री शुरू हो जाती है। क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस की कोई लिमिट नहीं होती है। वजह उसकी कि एक दफ़ा एक अनएथिकल प्रैक्टिस छोटी सी की आपने देखा कुछ नहीं हुआ और लोग खुश रहे। आपने कहा मैं इससे थोड़ा बड़ा स्टेप लेता हूँ, फिर उससे बड़ा स्टेप ले लेते हैं। एज ए रिजल्ट एक दिन वो क्राइम बन जाता है, जैसे कि एनरॉन के केस में हुआ और बहुत सारी कंपनीज के केसेस में हुआ। तो छोटी छोटी वो करते थे विंडो ड्रेसिंग, फिर करते करते उन्होंने इतनी बड़ी विंडो ड्रेसिंग कर ली कि वो इलीगल काम कर लिया और एज रिजल्ट उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे। एनरॉन बैंकरप्ट हो गई थी,
बिकॉज उनके यहाँ भी यही सब इश्यूज थे कि वो अपने एसेट्स जो है वो गलत तरीके से शो करते थे। और बाकायदा आर्थर एंडरसन जो उनका ऑडिटर था और टॉप ऑडिटर कंपनीज में आता था, यानी कि बिग फोर में आर्थर एंडरसन था, अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी और प्राइस वाटर कूपर। आर्थर एंडरसन कंपनी उसकी सिर्फ उस स्कैंडल की वजह से खत्म हो गई। तो बाज़ औक़ात जो है आपके ऑडिटर मिल जाते हैं आपके साथ। अब तो कंपनीज इतना ज़्यादा एहतियात करती हैं कि हर साल ऑडिटर चेंज करते हैं। तो अगर इस साल किसी प्राइस वाटर कूपर ने ऑडिट किया है तो उसको पता है कि अगले साल मुझे ऑडिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो खुल करके लिख देते हैं कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ ठीक नहीं है। फिर इसी तरह अगले साल अर्नस्ट एंड यंग करता है, उससे अगले साल को कुछ और। तो ये इशू होते हैं इसके अंदर। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट को आप एनालाइज कर रहे हैं तो यू नीड टू एनालाइज इट क्लोजली एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जिसको कि आपको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है, किसकी डिटेल है जिसको आपको पूछना चाहिए फाइनेंस मैनेजर के, किसकी फर्दर डिटेल्स क्या है। जब कोई चीज़ आपकी इन्वेंट्री में रहती है तो इन्वेंट्री आपका एसेट है और एसेट बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है? कोई भी एसेट, जैसे आपका अपार्टमेंट है, सोल्ड नहीं हुआ तो अनसोल्ड अपार्टमेंट के तौर पे आपके एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में रहेगा। जब आप उसे बेच देंगे तो वो फिर अब आपने उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए, यानी एक एसेट गया है, दूसरा एसेट आया है। कौन सा एसेट गया? अपार्टमेंट गया है, एसेट था आपका, और उसके अगेंस्ट में दूसरा एसेट आया है, कैश। तो आमतौर पे ये होता है कि एक एसेट जाता है तो दूसरा एसेट आता है आपके पास। तो एक एसेट यानी कि आपकी इन्वेंट्री चली गई, कैश आ गया। तो अब आपके बैलेंस शीट में एक एसेट कम हो जाएगा, दूसरा एसेट बढ़ जाएगा, कैश एसेट बढ़ जाएगा और जो आपकी इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगी। कभी कभी ये भी होता है कि जब आप एसेट को रिड्यूस करते हैं तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ये भी होता है। यानी कभी ऐसा होता है कि एक एसेट आपने इंक्रीज किया तो दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाए। कभी ऐसा होता है कि जब एक एसेट डिक्रीज हुआ तो एक लायबिलिटी भी डिक्रीज हो। मिसाल के तौर पे आपने किसी को पेमेंट की 50 लाख रुपए की, किसी सप्लायर को, तो जब आप सप्लायर को पे करेंगे तो आपका कैश 50 लाख कम हो जाएगा, यानी आपका एसेट कम हो जाएगा, लेकिन आपका लायबिलिटी भी कम हो गई, अकाउंट्स पेएबल भी कम हो गया। तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट वर्क करता है। और बैलेंस शीट का इन्वेंट्री का आइटम उस वक्त तक इन्वेंट्री में रहता है जब तक कि वो अनसोल्ड होता है, और वो इसीलिए करंट एसेट कहलाता है, क्योंकि वो किसी भी वक्त बिक जाएगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जब वो आप उसे बेच देते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। अब वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम हो गया। मैंने आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट में बताया था ये, कि मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से आता है? बेसिकली आपका इन्वेंट्री का आइटम है जो अब इसे आप एक्सपेंस आउट कर रहे हैं क्योंकि आपने अब उसे बेच दिया। तो ये इन्वेंट्री के वैल्यूएशन मेथड्स हो गए। अच्छा जनाब, एक और तरीका भी है जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि बाज़ आइटम्स होते हैं उसकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो आपके जो है मिसाल के तौर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग प्राइस, उसकी जो प्राइस है इंपोर्ट की प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है, हर रोज़ उसकी नई प्राइस आती है। ऐसी चीज़ों की वैल्यूएशन में फाइनेंस मैनेजर को ज़्यादा डिफिकल्टी है। फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कि उसकी प्राइस को लोअर ऑफ कॉस्ट पे रजिस्टर करता है या और मार्केट पे रजिस्टर करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर फर्ज कीजिए कि पेट्रोल आपके पास पड़ा हुआ है 100 रुपीज का, ठीक है, अब 100 रुपीज का का पड़ा हुआ है और मार्केट में उसकी प्राइस है 110,
यानी अब अगर आप उसको मार्केट में रिप्लेस करने जाएंगे, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 110, तो आप मार्केट प्राइस लेकर के अपने पेट्रोल की वैल्यूएशन 110 पे कर सकते हैं। और आप ये भी टेक्निक लगा सकते हैं कि जो हमारे मेरे पास पेट्रोल पड़ा हुआ है, कोई मैंने 100 रुपीज का खरीदा था, कोई 90 रुपीज का खरीदा था, कोई 80 रुपीज का खरीदा था, तो उन सब की कॉस्ट मैं 80 रुपीज पे लगा देता हूँ। जो थोड़े से कंजर्वेटिव किस्म के फाइनेंस मैनेजर होते हैं, वो लोअर ऑफ कॉस्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और जो एग्रेसिव किस्म के फाइनेंस मैनेजर हैं, वो एट मार्केट उसके कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बात चीजें होती है जिसकी मार्केट में प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करती है। जैसे शुगर है, शुगर पिछले दिनों उसकी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही थी। अब किसी के पास फर्ज कीजिए कि उसने खरीदा होगा 100 रुपीज में, और 100 रुपीज में उसके पास 10 मिलियन का शुगर था, अचानक वो फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज पर केजी हो गया, तो 15 मिलियन हो गया वो, तो सीधा सीधा ओवरनाइट। तो अब उसको क्या करेगा अकाउंटेंट, कैसे उसको रिकॉर्ड करेगा? तो एट मार्केट रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, कि अब हमारे पास जो है शुगर है वो 150 मिलियन। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो मेथड्स आपको मेजर फिलॉसफी बताइए मैंने आपको। एक तो कॉस्ट का मेथड है, जिस कॉस्ट पे आपने उसको रिकॉर्ड किया है उस कॉस्ट को आप लेते हैं, तो एक तरीका होता है। और एक मार्केट वैल्यू पे आप लेते हैं। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है कि उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, कि अगर हम इसे मार्केट में इस पूरी इन्वेंट्री को रिप्लेस करेंगे तो कितने में रिप्लेस हो? तो 100 रुपए की शुगर है, अब वो 150 रुपीज पर किलो हो गई है, तो अब उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ गई है। तो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट मार्केट भी कर सकते हैं। तो आप जो है वो दोनों तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड या और मार्केट, दोनों में से किसी तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इस इन्वेंट्री को जब आप एस्टिमेट करते हैं, वो एक मेथड है एस्टिमेटिंग इन्वेंट्रीज का, के ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। और ये आमतौर पे कैसे यूज होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास रिटेल में 500 आइटम्स पड़े हुए हैं, पेप्सी भी है और एक्वाफिना भी है और लक्स भी है और डिटर्जेंट भी है, इस तरह की सारी चीज़ें। आप इन्वेंट्री को आप एस्टिमेट करना चाहते हैं कि आपके इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, तो आप उस इन्वेंट्री को काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद क्या करते हैं कि आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पे आप अपनी इन्वेंट्री को बेचते हैं 50% ग्रॉस प्रॉफिट, तो जितनी इन्वेंट्री आई है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। ये ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के लिए। अगर आप 40% ग्रॉस प्रॉफिट मेथड पे काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन्वेंट्री एस्टिमेट हो जाएगा। वहाँ पे इन्वेंट्री एस्टिमेशन के ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे इन्वेंट्री मुसलसल चल रही होती है। जैसे रिटेल में इन्वेंट्री रुकती नहीं है, इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री जाती रहती है। और आम तौर पे क्या कहते हैं, एक दिन कोई लेते हैं जिसमें कि वो क्लोजिंग कर दें। क्लोजिंग के टाइम पे उनको फिजिकली स्टॉप करना पड़ता है बिजनेस, और तमाम चीज़ें काउंट की जाती हैं कि पेप्सी की इतनी बोतलें और फलां चीज़ें इतनी और चीज़ें इतनी हैं, और सबको काउंट करने के बाद जाहिर है कि इस दौरान लॉस भी हुए होंगे, चीज़ें ब्रेक भी हुई होंगी, स्टील भी हुई होंगी। तो रिटेल में इनको लोकेट करना खासा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसके ऊपर वो ग्रॉस प्रॉफिट मेथड लगा देते हैं कि भाई इतनी इन्वेंट्री बच गई है, उसकी ये वैल्यू है, तो इतने आइटम्स हैं, तो उसके ऊपर हम 50% ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं, तो जो इन्वेंट्री है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इन्वेंट्री की एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये रफ मेथड्स हैं जो कि यूज होते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? मार्केट प्राइस ड्रॉप हो जाएगी तो आपके इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी। होता है, सीमेंट में होता है, स्टील में होता है, बाद औक़ात जो है वो मार्केट प्राइस कम हो जाती है,
अब जो आपके पास इन्वेंट्री है वो आपके पास लोअर कॉस्ट की हो गई है। तो इसलिए साल के एंड पे फाइनेंस मैनेजर देखेगा कि अब इस इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है। ये बार बार नहीं करते। तो इसलिए वो उसको साल में एक दफा करते हैं या 3 महीने में क्वार्टरली जो इन्वेंट्री टेकिंग होती है वो ये इन्वेंट्री टेकिंग। अच्छा, आप बात कर रहे हैं क्या वहाँ ड्रॉप मार्केट प्राइस ड्रॉप हो जाएगी तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी ड्रॉप हो जाएगी। यू विल टेक इट एज मार्केट। अच्छा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस, जाहिर है कि गलत है। जब आप एसेट को ओवर स्टेट कर रहे हैं और स्टेट एक्सपेंस को अंडर, एक्चुअली एक्सपेंस को क्यों अंडर स्टेट करेंगे? अब एक्सपेंस को भी तो आमतौर पे फाइनेंस के लोग ओवर स्टेट करते हैं ताकि प्रॉफिट कम आए। प्रॉफिट कम आए तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। और जाहिर है कि ये गलत है अगर आप स्टेटमेंट को ओवर स्टेट कर लें। लेकिन फाइफो में आप एक्चुअली इसे अपने एसेट को ओवर स्टेट कर रहे हो, क्योंकि आप जो सबसे लोएस्ट प्राइस वाला आइटम है वो प्राइस लगा रहे होते हैं, जो आइटम मार्केट निकलता है आपके इन्वेंट्री में। तो जो हेवी प्राइस वाला है वो रह जाता है, तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट है, लेकिन इट इज लीगल। जी, अगर आप पीएसओ का इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में वो लिखते हैं कि गेन ड्यू टू इन्वेंट्री और लॉस ड्यू टू इन्वेंट्री। ठीक है, तो कभी कभी उनको इन्वेंट्री से गेन हो जाता है। कैसे गेन हो जाता है कि भाई आप उन्होंने खरीद के रखा था 100 रुपए का पेट्रोल हो गया 110 रुपए का, उनका इन्वेंट्री गेन है। और 100 रुपए का खरीद के रखा था और 90 रुपीज का हो गया तो इन्वेंट्री से लॉस हो गया। ये अपने बैलेंस शीट में बाकायदा वो शो करते हैं। इसी तरीके से जब कोई कंपनी डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स में डील करती है, डॉलर में भी डील कर रही है, यूरो में भी डील कर रही है, तो एक्सचेंज रेट की वजह से उनको फायदा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो वो भी अपने इसमें लिखते हैं कि लॉस ड्यू टू एक्सचेंज रेट और गेन थ्रू ड्यू टू एक्सचेंज रेट, गेन भी हो सकता है। तो ये इस तरह के भी लॉसेस और गेन्स होते हैं जो कि मैनेज करने की जरूरत होती है। रिटेल मेथड में क्या करते हैं कि जनाब आपने आपके पास 1,000 पेप्सी के कैन पड़े हुए हैं। अब 1,000 पेप्सी के कैन पड़े हुए हैं, आप उसकी प्राइसिंग आप कैसे करेंगे? वो तो आपको हर हफ्ते पेप्सी वाला पेप्सी देके जाता है और उसकी प्राइस फर्ज कीजिए कि हर वीक चेंज होती रहती है। अब उसकी क्या प्राइस करेंगे? अब जो आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं 30 जून को, तो कैसे वैल्यूएशन करेंगे? आप ये करेंगे कि जनाब उसको जो जो रिटेल करंट प्राइस है उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन करेंगे। करंट रिटेल प्राइस पे उसकी ये वैल्यू हो सकता है आपने 20 रुपए का खरीदे बेचते थे साल के शुरू में, लेकिन अब साल के एंड में आप 30 रुपीज में बेच रहे हैं, तो आप उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? 30 रुपीज पे करेंगे। अच्छा जनाब, तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी स्ट्रेंज भी लग रही होंगी। अकाउंटेंट जो है एग्जैक्टली कॉस्ट क्यों नहीं लिखता, बल्कि लाइफो और फाइफो ये सब में क्यों चक्करबाजी करता है? तो उसकी एक वजह तो ये है कि देखिए कन्वीनियंस। अब अगर आप बैठ करके एक एक वॉल्व गिनना शुरू करेंगे और उसको टैगिंग करेंगे कि ये वॉल्व इतने प्राइस में खरीदा गया था, ये वॉल्व इतने प्राइस में खरीदा गया था, तो ये इम्प्रैक्टिकल होगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों में लॉ इजाज़त देती है कि आपको लाइफो सूट करता है आप लाइफो यूज़ कर लें, आपको फाइफो सूट करता है फाइफो यूज़ कर लें। लेकिन इसको आप खाला जी का घर नहीं बना सकते कि इस महीने आप लाइफो यूज़ कर रहे हैं, अगले महीने आप फाइफो यूज़ कर रहे हैं, या इस साल आप लाइफो यूज़ कर रहे हैं, अगले साल आप फाइफो यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं, किसी वजह से मार्केट सिचुएशन चेंज हो गई है, 2 साल 3 साल के बाद आप लाइफो से फाइफो पे जाना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि पहले हम लाइफो यूज करते थे और अब हम फाइफो यूज कर रहे हैं इस साल से। ठीक है, तो ये जरूरी होता है और आप डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आप क्या मेथड यूज करते हैं। और ये भी मुमकिन है कि आप कुछ इन्वेंट्रीज के लिए लाइफो यूज करें और कुछ दूसरी तरह के इन्वेंट्रीज के लिए आप फाइफो यूज करें, ये भी लीगल है। ठीक है, ये कर सकते हैं आप।
ओके जनाब, कोई सवाल? तुम लोग सवाल क्यों नहीं पूछते भाई? वो यहाँ पे चैट करते हो, मुझे चैट देखना पड़ता है। मुंह से सवाल क्यों नहीं करते, क्या वजह है? सर असल में साकिब साहब जब क्लास ले रहे थे, हम्म। साहब जी। क्लास ले रहे थे तो फिर हमारा यही था कि हम चैट पे करते थे सवाल, हम्म। इसलिए अब अगर अच्छा, आप कहते हैं कि हम, हाँ, अब आपके साथ हम वैसे फोन इस पर करेंगे स्मार्टफोन पर। ये जरूर जरूर करें, जरूर सवाल पूछें। जी, ये डिस्क्लोजर का लॉ है नुमान, और आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर करना होता है, और ये सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज करते हैं कि आप डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी होती है। ठीक है। और इसमें कंपैरिजन का इश्यू आता है। मिसाल के तौर पे एंग्रो यूज़ करे लाइफो, और फौजी फर्टिलाइजर यूज़ करे फाइफो। अब इन दोनों के इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इनके बैलेंस शीट को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। फिर हमें जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है ताकि उसके इनकम स्टेटमेंट को उसी लेवल पे ला सकें कि अगर वो भी लाइफो यूज़ करते तो क्या सिचुएशन बनती, और फिर हम उसमें एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये एनालिसिस काम है उन लोगों का जो उसके शेयर्स में डील कर रहे हैं, या फिर वो कोई एक्वायर करना चाह रहा है उस कंपनी को, फिर वो इतनी डिटेल में जाके एनालिसिस करेगा। और आप भी जब अगर कोई एनालिटिकल पर्पसेस के लिए दो कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो यू नीड इन टू लुक इनटू दैट कि वो कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए डेप्रिसिएशन के ऊपर कि डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो आप परचेज करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो आप एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा के लिए परचेज करते हैं। और अकाउंटिंग का मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस पीरियड का रेवेन्यू हो उसी पीरियड का एक्सपेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पिछले साल का एक्सपेंस आप अब इस साल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, या पिछले साल का रेवेन्यू अब आप इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, या इस साल का रेवेन्यू आप फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगले साल रिकॉर्ड करो। दिस यू कैन नॉट डू। जिस साल का रेवेन्यू होता है उसको उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, और जिस साल का एक्सपेंस होता है उसको इसी साल में रिकॉर्ड। ये कहने में बड़ी सिंपल बात लगती है, और ये आप करते भी ऐसा ही है। लेकिन जब आप कंज्यूमेबल्स खरीदते हैं, जैसे ऑफिस स्टेशनरी खरीदा आपने, लुब्रिकेंट खरीदा आपने, और इस तरह की मेंटेनेंस रिपेयर की चीज़ें खरीदी आपने, तो वो तो एक्सपेंसेस है, यानी आप खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर खरीदते हैं, एक्सपेंस करते हैं, ख़त्म हो जाता है, ये चलता रहता है। तो वो आप उसको जिस साल खरीदते हैं उसी साल के एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लें। प्रैक्टिकली ये मुमकिन है कि हो सकता है आपने कुछ चीज़ें अगर 20 जून को खरीदी, तो उसमें से कुछ आपने कंज्यूम किया जून में, बाकी आप 1 जुलाई के बाद कंज्यूम करेंगे, जो कि टेक्निकली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, उसको जब खरीदते हैं उसी वक्त एक्सपेंस आउट कर देते हैं, ये एक्सपेंस हो गया, इनकम स्टेटमेंट में हमने एक्सपेंस लेते हैं। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं उसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से मैचिंग प्रिंसिपल वायलेट होता है। मैचिंग प्रिंसिपल कैसे वायलेट होता है कि जैसे इस साल मैंने खरीदा 10 करोड़ का डीजल जनरेटर, अब मैं डीजल जनरेटर एक्सपेंस के मैं 10 करोड़ लिख दूं तो इस साल में लॉस में आ जाऊँ, सिर्फ इस वजह से कि मैंने इतना बड़ा डीजल जनरेटर परचेज कर लिया या कोई और ऐसा आइटम परचेज कर लिया। अब अगले साल भी वो डीजल जनरेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब वो फ्री में यूज कर रहा हूँ, अब मैं उसका एक्सपेंस लिख ही नहीं रहा हूँ। तो ये अकाउंटिंग के लिहाज से, मैचिंग प्रिंसिपल के लिहाज से ये फेयर डीलिंग नहीं हुई। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस साल का एक्सपेंस हो उसको उसी साल में रिकॉर्ड कीजिए। इसीलिए अकाउंटेंट ये करता है कि कोई भी एसेट जब खरीदते हैं, यानी एसेट वो चीज़ है जिसको कि करंट एसेट तो आपका कैश है या जो कि कंज्यूम हो जाए, या इन्वेंट्री, करंट एसेट की नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट की बात कर रहा हूँ। तो वो एसेट जो है वो आपको 1 साल से ज़्यादा की लाइफ देता है। तो अकाउंटेंट ये करता है कि उसकी एक यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करता है। अब वो एस्टिमेशन गलत भी हो सकती है। साल के तौर पर उसने डीजल जनरेटर 10 साल के लिए एस्टिमेट किया,
इट विल वर्क फॉर 10 ईयर्स। हो सकता है वो 7 ईयर्स के बाद काम करने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए या 15 ईयर्स तक सर्विस दे, बट इवन देन वो उसकी एक यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करता है। कंप्यूटर के लिए 3 साल, मोबाइल के लिए 2 साल या 1 साल, और उसी तरीके से डीजल जनरेटर के लिए 10 ईयर्स, कंप्रेसर के लिए 10 ईयर्स, बॉयलर के लिए 20 ईयर्स। कुछ वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एक एस्टिमेट करता है यूजफुल लाइफ। इंजीनियर से भी डिस्कस करता है भाई इसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, वेंडर से भी डिस्कस करता है तो उसकी एक यूजफुल लाइफ लिख देता है। प्लांट्स है जैसे, उनकी यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स होती है आमतौर पर। अब वो क्या करता है कि डीजल जनरेटर के उसने एस्टिमेट कर लिया है कि ये 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, तो 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, इसका मतलब है मैं 10 साल तक यूज करूँगा। वो ये कहता है कि हर साल हम इसमें 1-1 करोड़ रुपए इसकी यूजफुल लाइफ यूज करें, हर साल 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंस रखेगा इनकम स्टेटमेंट। इतना हमें डीजल जनरेटर की वजह से खर्चा करना पड़ा। खर्चा तो आपने पहले ही कर दिया, लेकिन अब उसकी एलोकेशन अब हो रही है जैसे जैसे आप उसे यूज कर। तो जिन चीज़ों की यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है उसकी कॉस्ट को इस तरह से एलोकेट करना पड़े ताकि मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो सके और आपका इनकम स्टेटमेंट फेयर रहे। और इस तरह आप बहुत सारे आइटम्स पर डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। तो हर साल जो है, मिसाल के तौर पर डीजल जनरेटर पहले साल आप शो करेंगे 10 करोड़। अब आपने यानी आगे अब फर्ज कीजिए कि मैंने खरीदा है 20 जून को, तो मैं अपने एसेट में लिखूंगा 10 करोड़ का डीजल जनरेटर, ये एसेट है मेरा, और 10 करोड़ से मेरा कैश कम हो जाएगा। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हो गया। फिर अगले साल जब 30 जून आएगा, अब मैं डीजल जनरेटर को शो करूंगा कि अब इसकी वैल्यू रह गई है 9 करोड़। 1 करोड़ इस साल हमने कंज्यूम कर लिया उसकी वैल्यू, और मैं डेप्रिसिएशन में शो करूंगा कि 1 करोड़ डेप्रिसिएशन। उससे अगले साल मैं डीजल जनरेटर की वैल्यू शो करूंगा 8 करोड़ रुपए, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो करूंगा 2 करोड़। उससे पता चल जाएगा कि डीजल जनरेटर 10 करोड़ का खरीदा गया था और इसके जितने अरसे में भी इस्तेमाल हुआ है उसमें से 2 करोड़ रुपए का डीजल जनरेटर कंज्यूम हो गया। इस तरीके से जब आखिरी साल आएगा तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 10 करोड़ लिख दूंगा और डीजल जनरेटर 0 हो जाएगा। इस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं ऐसी चीज़ों को जिनकी वैल्यू 1 साल से ज़्यादा होती है। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए जैसे डीजल जनरेटर खरीदते हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, लेकिन वो जाहिर है वो कई प्रोजेक्ट्स पे यूज़ होते हैं, कई साल तक यूज़ होते हैं। अगर उसकी सारी कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट में डाल दी जाए तो आपका प्रोजेक्ट तो नुकसान में आ जाएगा, आप उसे डिफेंड नहीं कर सकेंगे। फाइनेंस मैनेजर इसलिए उसको फेयरली एलोकेट कर। अच्छा, ये मुमकिन है कि 10 साल के बाद वो डीजल जनरेटर अभी भी यूजफुल रहे, तो आप उसकी रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। या ये कि फिर अब आप उसके यूज करेंगे लेकिन उसके डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि आप कर चुके हैं आप उसको। और जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो उसको बेच देते हैं, फिर दोबारा खरीद करके दोबारा डेप्रिसिएशन शुरू कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये कैपिटल आइटम के लिए होता है, कोई भी ऐसा आइटम जो 1 साल से ज़्यादा दिखे। सर तो ये तो मैंने आपको बताया सिंपल तरीके से। आपको पता है कि 10 ईयर्स के बाद डीजल जनरेटर 0 नहीं हो जाता। अगर आप उसको स्क्रैप में भी बेचेंगे तो आपको 10 लाख 15 लाख रुपए मिलेंगे। किसी चीज़ को जब आप स्क्रैप में बेचें और जो पैसे आपको मिले वो सैल्वेज वैल्यू कहलाती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी की लाइफ आपने 5 साल डिफाइन की, कंपनीज करती है ना, 5 साल के लिए गाड़ी की लाइफ डिफाइन करती है। 50 लाख में गाड़ी खरीदी तो हर साल 10 लाख डिप्रिशिएट करते हैं। 55 लाख में गाड़ी खरीदी, हर साल 10 लाख डिप्रिशिएट करते रहते हैं। 5वें साल में आकर के गाड़ी को कहते हैं कंप्लीटली डेप्रिशिएट हो गई, अब उसकी सैल्वेज वैल्यू रह गई है 5 लाख। यानी अगर हम उसे कचरे में बेचेंगे तो 5 लाख में बेचेंगे। एक एस्टिमेशन होता है। 5 साल के बाद भी वो गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, बहुत सारी कंपनीज अपने एग्जेक्टिव्स को ऑफर करते हैं कि आप सैल्वेज वैल्यू पे खरीद लीजिए, यानी 5 लाख रुपए पे खरीद लीजिए। ये एक इंसेंटिव देते हैं उनको, हालांकि हो सकता है उस गाड़ी की वैल्यू 20 लाख हो, 25 लाख हो। तो ये सब इनके इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो डेप्रिसिएशन के एंड में अगर चीज की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि इसकी सैल्वेज वैल्यू जीरो है। जैसे मोबाइल्स की, कंप्यूटर्स की सैल्वेज वैल्यू जीरो होती है, खास वैल्यू नहीं मिलती आपको। लेकिन इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसका आप अगर लोहा भी बेचते हैं तो वी गेट सम वैल्यू, वो उसकी सैल्वेज वैल्यू। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक डीजल जनरेटर खरीदा 10 करोड़ रुपए का, और मैंने एस्टिमेट किया कि इसकी सैल्वेज वैल्यू 10 साल के बाद होगी 1 करोड़ रुपए, यानी 10 साल बाद भी 1 करोड़ देगा ही। तो अब मैं क्या करूंगा, एज अकाउंटेंट इसकी वैल्यू लूंगा 9 करोड़, और 9 करोड़ को 10 साल पे डिवाइड करूंगा, हर साल 90 लाख में इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लूंगा, और 10 साल के आखिर में आकर के मैं कहूंगा कि ये अभी 1 करोड़ की सैल्वेज वैल्यू है। ठीक है, अभी इसको सेल करके, अब सैल्वेज वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है, 1.5 करोड़ रुपए आ सकती है, 2 करोड़ रुपए आ सकती है, 20 लाख रुपए आ सकती है, अगर कंडीशन बहुत खराब है। तो जितनी भी आएगी वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो सैल्वेज वैल्यू 10 साल पहले एस्टिमेट किया गया था, अब अकाउंटेंट का आप गला पकड़ लें कि लोन को सैल्वेज वैल्यू लाओ, या सैल्वेज वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है, तुमने तो बहुत कम एस्टिमेट किया था। ये सब एस्टिमेशन है, एंड इट इज परफेक्टली ओके। ये सब बिजनेस पर्पस के ऊपर के लिए एलोकेशन, क्योंकि आपका कैश तो 10 करोड़ 10 साल पहले ही उसमें इन्वेस्ट हो गया, अब तो सिर्फ आप एलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड कहलाता है। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन इज वन ऑफ द मेथड्स। डेप्रिसिएशन के कई मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, और वो सारे मेथड्स यूज होते हैं, उनकी अपनी अपनी लॉजिक। बात चीजों को आपको एक्सेलरेटेड वे में डेप्रिशिएट करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? जैसे मिसाल के तौर आप कंप्यूटर खरीदते हैं, कंप्यूटर 1.5 लाख रुपए का खरीदा आपने, 1 साल बाद आप उसको बेचने जाएं तो कोई 50,000 में भी नहीं खरीदता। अब अगर आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे, 3 साल तक एग्जेक्टिव यूज करेगा, हर साल में 50,000 डेप्रिशिएट करूँ, तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो चुकी होती है। इसलिए ऐसी चीजों को अकाउंटेंट एक्सेलरेटेड मेथड से डेप्रिशिएट करता है। एक्सेलरेटेड मेथड के तरीके होते हैं। अब मिसाल के तौर पे 1.5 लाख का लैपटॉप खरीदा गया है, वो क्या करता है कि पहले साल 50% डेप्रिशिएट कर देता, 75,000 डेप्रिशिएट, दूसरे साल वो 50,000 डेप्रिशिएट कर देता, तो उसने 1.25 लाख 2 ही साल में डेप्रिशिएट कर दिया, तो तीसरे साल में वो फिर 25,000 डेप्रिशिएट कर दे। नुमान बहुत सवाल कर रहे हैं भाई। सर मेनली कंपनीज इक्विपमेंट और हैवी आइटम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, इस तरह भी हम एंट्री कर सकते हैं सर? अच्छा ठीक है, गुड क्वेश्चन। जो आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं ना, उसकी ओनरशिप देखनी होगी, आप फाइनेंशियल लीज कर रहे हैं या ऑपरेशनल लीज कर रहे हैं। अगर आप ऑपरेशनल लीज कर रहे हैं तो बेसिकली तो आप रेंट पे ले रहे हैं, वो आपका एसेट है ही नहीं, आप हर साल रेंट एक्सपेंस उसका पे करेंगे, रेंट एक्सपेंस जनरेटर इतना हुआ। और अगर फाइनेंशियल लीज पे ले रहे हैं, फाइनेंशियल लीज का मतलब ये है कि आप रेंट दे रहे हैं प्लस कुछ पैसे दे रहे हैं कि 10 साल बाद वो आप ओन कर लेंगे, तो जितना आप हर साल ओन करते चले जा रहे हैं उतना आप अपने उसको एसेट में लेंगे। जैसे आप घर है, आप कंपनी ने कोई घर लीज पे लिया है, वहां पे ऑफिस का काम होता है और 30 इयर्स तक लीज की पेमेंट होगी, तो कंपनी ये तो नहीं कह सकती है ना कि ये घर अपने एसेट में शो कर, कंपनी ये नहीं कर सकती। अगर ऑपरेशनल लीज पे लिया है, जैसे कि बैंक आमतौर पे करते हैं, रेस्टोरेंट्स आमतौर पे करते हैं, तो ऑपरेशनल लीज पे लेते हैं, रेंट पे करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल लीज पे लिया है तो फिर आपका ग्रेजुअली वो घर हर साल थोड़ा थोड़ा आपका होता चला जाएगा। अगर आपने 10 इयर्स के ऊपर लीज पे लिया है कि 10 इयर्स में पूरे आप घर के मालिक हो जाएंगे, और हर साल आप 10% उसके प्राइस का पे कर रहे हैं, जिस तरह भी फॉर्मूला तय हुआ है, तो आप पहले साल कहेंगे इस घर का 10% हमारा हो गया, दूसरे साल कहेंगे कि 20% हमारा हो गया, तीसरे साल 30%, इस तरह से ये होता है। अच्छा, हर चीज डेप्रिशिएट करता है अकाउंटेंट, सवाए लैंड के, लैंड को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं, लैंड लैंड है, लैंड अपनी जगह पे रहेगी, तो इसलिए लैंड को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। बाकी उसके ऊपर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को यूजफुल लाइफ के लिए डेप्रिशिएट कर दिया जाता है। जैसे बिल्डिंग आप समझते हैं कि 25 ईयर्स तक यूज करेंगे आप,
तो बिल्डिंग को 25 ईयर्स के लिए डिप्रिशिएट किया जाता है। पाथवेज है या इस तरह डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप एक यूजफुल पीरियड के लिए करते हैं। इसी तरह एसेट बनेगा क्या? इसी तरह एसेट बनेगा जी। परसेंटेज वाइज जितने परसेंट के आप ओनर हैं उतना ही आप एसेट शो करेंगे हर साल के बाद, ठीक है। तो क्योंकि आपने उसको फाइनेंशियल लीज पे लिया, ये नहीं शो कर सकते पूरा का पूरा कि आप ओन करते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग को 10% अगर आप अपने एसेट में लिखते हैं ना कि आप ओनर हैं, तो 90% बैंक अपने एसेट में लिखता है कि मैं ओनर। अगर दोनों 100% लिखेंगे तो ये तो फिर चीटिंग हो जाएगी। एक ही एसेट को दो डिफरेंट कंपनीज शो कर रही है, हम इसे ओन करते हैं, ये नहीं हो सकता। हर साल क्या होगा कि आपका 10% ओन करेंगे, बैंक 90% ओन करेगा। अगले साल आप 20% ओन करेंगे, बैंक 80% ओन करेगा। इस तरह ही चलेगा। तो ये करते हैं आप। डीजल जनरेटर्स, घर और ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर्स, बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह से लीज पे लेते हैं। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन के मेथड्स पे। डेप्रिसिएशन में एक तो मैंने आप लोगों को सिंपल बात बताई कि डेप्रिसिएशन में ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने आपको बता दिया कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, यानी यूजफुल लाइफ के बाद जो वैल्यू बच जाती है वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। ये सब एस्टिमेशन होती है। अब डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और बाकी जो है फिर दूसरे मेथड्स भी हैं, एक्सेलरेटेड मेथड भी है। स्ट्रेट लाइन मेथड तो सिंपल है, जब आप एक ही वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट करेंगे तो दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब फर्ज कीजिए आपने एक चॉकलेट की मशीन खरीदी है और चॉकलेट की मशीन बनाने वाले ने उसने कहा है कि आप इसमें से 10 मिलियन चॉकलेट बना सकते हैं। 10 मिलियन बनाने के बाद ये मशीन खराब हो जाएगी, या आमतौर पर 10 मिलियन तक चॉकलेट बनाते हैं। तब आपको बता दिया उसने बता दिया कि जनाब इसके ऊपर आप 10 मिलियन चॉकलेट्स बना सकते हैं, 1 करोड़ चॉकलेट बना सकते हैं। अब फर्ज कीजिए कि आपने उसको 1 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो पहले साल आपने 10 लाख चॉकलेट्स बनाए। तो 10 लाख चॉकलेट बनाए तो उसका क्या मतलब हुआ कि अब उसकी प्राइस रह गई, अब उसके 10 लाख आपने डेप्रिशिएट कर दिए इस साल, क्योंकि एक चॉकलेट बनता है 1 रुपए में और 1 करोड़ टोटल चॉकलेट बना सकते। अगले साल आपने 30 लाख चॉकलेट बनाए, आप डेप्रिसिएशन करेंगे आप 30 लाख। जितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे आप उससे उतना आप डेप्रिसिएशन में काम करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को काउंट कैसे कर रहे हैं? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से। तो उसके लिए आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि ये मशीन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, उसके बाद ये मशीन स्क्रैप हो जाती है या सैल्वेज वैल्यू पे चली जाती है, रेजिडुअल वैल्यू पे चली जाती है। वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एस्टिमेट करने के बाद जिस साल आप ज्यादा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे उस साल आप ज्यादा डेप्रिसिएशन करेंगे, जिस साल कम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे प्रोपोर्शनेटली उतना कम आप डेप्रिसिएशन शो करेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एक और मेथड भी कहलाता है, वो सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड कहलाता है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? चल छोड़ो। वो कहलाता है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड क्या होता है? फर्ज कीजिए कि एक मशीन है वो 5 साल चलेगी। 5 साल में मशीन चलेगी तो आपने कहा कि ठीक है, पहले साल इसके हम डेप्रिसिएशन 5 लेंगे, उससे अगले साल 4 लेंगे, उससे अगले साल 3 लेंगे, उससे अगले साल 2 लेंगे, उससे साल 1 लेंगे। तो ये सारे ईयर्स के डिजिट को आप सम कर देंगे, 5 4 3 2 1, तो ये 15 आएगा। तो पहले साल डेप्रिसिएशन आप क्या लेंगे? 5/15। उससे अगले साल डेप्रिसिएशन क्या लेंगे? 4/15। उससे अगले साल डेप्रिसिएशन क्या लेंगे? 3/15। उससे अगले साल 2/15। उससे अगले साल 1/15। क्योंकि यहाँ पे ऐसी मशीन है जो पहले साल ज्यादा प्रोडक्शन देती है
उससे अगले साल कम प्रोडक्शन देती है, उससे अगले साल और कम प्रोडक्शन देती है, इसलिए आप डेप्रिसिएशन भी प्रोपोर्शनेटली करते हैं। जैसे आप कोई जानवर पालते हैं और मिल्किंग करते हैं, तो जानवर शुरू में ज़्यादा मिल्क देता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होना शुरू। तो अगर 3 साल में डिक्रीज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 to 1, तो 3 to 5 और 1 6, तो पहले साल आप उस जानवर को 3/6 डेप्रिशिएट करेंगे, दूसरे साल 2/6 डेप्रिशिएट करेंगे, तीसरे साल 1/6 डेप्रिशिएट करेंगे। ये सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड कहलाता है। वो कंफ्यूजन है इसके अंदर? हाँ नहीं। और डिक्लाइनिंग बैलेंस तो मैंने आपको बता दिया है। डिक्लाइनिंग बैलेंस एक एक्सेलरेटेड मेथड है कि जिसमें आप कोई ऐसा आइटम खरीदते हैं जिसकी वैल्यू बहुत तेजी से डेप्रिशिएट होती है, उसको एक्सेलरेटेड मेथड से डेप्रिशिएट करेंगे। पहले साल आप उसका 50% डेप्रिशिएट कर दें, उससे अगले साल 33% कर दें, उससे अगले साल 17% कर दें, पूरा 100% हो गया। इसको एकड़ और मैकड़ भी कहते हैं, एक्सेलरेटेड रूटीन और मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड रूटीन। इसका शेड्यूल आता है, आप शेड्यूल नेट पे चेक करेंगे, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर आ गया। हाँ भाई, तो भाई इसकी एब्रिविएशन गलत लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यार? हाँ ये देखें, ये एक्सेलरेटेड कर रहे हैं, और एक्सेलरेटेड में आप देखिए 3 इयर्स में किसी चीज को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले साल 33% किया है, दूसरे साल 44, दूसरे साल सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट किया है, फिर 14%, फिर 7%। ये 3 इयर्स की बेसिस पे गवर्नमेंट की तरफ से ये शेड्यूल की इजाजत है कि आप पहले साल 33 करें, फिर 44। इसमें देखिए 5 इयर्स की बेसिस पे ये शेड्यूल किया गया, 7 इयर्स की बेसिस पे ये शेड्यूल किया गया। तो आप देखिए सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट करते हैं। ये कहलाता है एक्सेलरेटेड रिकवरी मेथड, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड रिकवरी मेथड। ये डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, और ये वो मेथड्स हैं कि जब आपको किसी चीज़ को एक्सेलरेटेड वे में डेप्रिशिएट करना पड़ता है, तो आप ये शेड्यूल यूज़ करते हैं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है कि आप ये शेड्यूल यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए जिनके अंदर डेप्रिसिएशन बहुत एक्सेलरेटेड होता है, या जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की मार्केट वैल्यू बहुत तेजी से कम होती है, तो वहां पे इस तरह के शेड्यूल की इजाजत है। इनफ फॉर टुडे और वांट टू स्टडी मोर? जी यार, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। आज के लिए काफी है। ओके, ठीक है जनाब, आज के लिए काफी है। और आज हमने, मेरा ख्याल है, कुछ